हमारे भारत देश के इतिहास में हजारों बैटल्स हुई हैं, जिनमें से कुछ बैटल्स बहुत ही इनक्रेडिबल थी। और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ही युद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने भारत की दिशा और दशा को तय किया और उसके बाद लगभग 200 सालों तक हमारे भारत देश पर मुगलों का शासन रहा। हम बात कर रहे हैं पानीपत के मैदान में हुए तीनों युद्धों में से पहले पानीपत युद्ध के बारे में, जिसमें उस समय के दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और उसकी 1 लाख की सेना को बाबर की सिर्फ 12,000 की सेना ने पराजित कर दिया और पंजाब सहित दिल्ली पर अपनी मुगल सत्ता का झंडा फहरा दिया। ये क्यों और कैसे पॉसिबल हो पाया, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को उज्बेकिस्तान में हुआ था और वह फजाना गांव का प्रिंस था। लेकिन उस समय उज्बेकिस्तान में 3 लीडर्स थे जिनकी आपस में बिल्कुल भी बनती नहीं थी और उनमें से कोई एक ही वहां का राजा बनना चाहता था और इसकी वजह से वह आपस में ही भिड़े हुए थे कि सेंट्रल एशिया पे कौन राज करेगा। बाबर ने लगभग 20 बार उनसे लड़ाइयां की, लेकिन वह जीत नहीं पाया और उसे वहां से भगा दिया गया। और इसी बीच बाबर ने 1504 तक काबुल पर कब्जा कर लिया था, लेकिन काबुल में डेवलप करने का कोई चांस नहीं था और उसका बचा हुआ खजाना भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। तभी बाबर भारत के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच ही रहा था, क्योंकि उसके लिए ये आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर उसे ईस्ट डायरेक्शन की तरफ खुद को इस्टेब्लिश करना था तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अफगानी एम्पायर का शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी आज की दिल्ली पर शासन कर रहा था। उसकी आर्मी बहुत बड़ी थी। उसकी आर्मी में हजारों घुड़सवार और हजारों वॉर एलिफेंट थे, जो कि उसकी आर्मी को बहुत ही पावरफुल बना देती थी। इब्राहिम लोदी से बाबर का जीतना असंभव सा था, लेकिन बाबर फिर भी भारत में घुसना चाहता था। उसके लिए उसने कई बार भारत पर छोटे छोटे अटैक किए, लेकिन नाकाम रहा। वो सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहा था और ये मौका उससे इब्राहिम लोदी के चाचा अलाउद्दीन और पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने ही दे दिया। इसका कारण ये था कि इब्राहिम लोदी बहुत ही सनकी किस्म का शासक था और वह अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा देता था और किसी की भी बात नहीं सुनता था, जिसकी वजह से उसके अंकल ने इब्राहिम लोदी को रोकने के लिए बाबर को इनविटेशन भेज दिया। और इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के अलावा बाबर के पास अपने वंश का विस्तार करने के लिए कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। तो बाबर ने इस मौके का बहुत ही अच्छे से फायदा उठाया और अपनी 12 से 13,000 की छोटी सी आर्मी लेकर सिंधु नदी को पार करते हुए पंजाब पहुंच गया और आसपास की रीजन को एक्वायर करने लगा। तो इस तरीके से भारत में बाबर की एंट्री हुई। अब पंजाब को अपने रूल में लेने के बाद बाबर दिल्ली सल्तनत पर अटैक करने के बारे में सोच रहा था। तो जब उसकी आर्मी को ये पता चला कि इब्राहिम लोदी के पास 10 गुना आउट नंबर आर्मी है, तो बाबर की आर्मी के लीडर्स ने बाबर को बोला कि हम इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर पाएंगे और अगर युद्ध हुआ तो मरना पक्का है, तो इससे बेहतर है कि वापस काबुल चलो। लेकिन बाबर नहीं माना। उसने सोचा कि वैसे भी पास में कुछ खास तो है नहीं, लेकिन अगर जीत गए तो पूरे देश पर कब्जा कर सकते हैं। और ये बाबर का सीक्रेट प्लान था, जिसके बारे में इब्राहिम लोदी के चाचा जिन्होंने उसको इनवाइट किया था उनको भी नहीं पता था। ये बाबर पहले ही धोखा देने की प्लानिंग में था। बाबर इन सब चीजों में बहुत ही स्मार्ट था। इसका रीजन ये था कि वह 13 साल की छोटी सी उम्र से बहुत से युद्ध कर चुका था और उस समय उसकी एज 43 साल की थी। इसके अलावा उसकी आर्मी बहुत ही डिसिप्लिन और वेल ट्रेंड थी और उसकी आर्मी में बेहतर आर्चर थे। और ये भारत में पहला ऐसा युद्ध था जिसमें गन पाउडर, फायर आर्म जैसे तोपे और बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था, जो कि बाबर के पास सबसे बड़ा एडवांटेज था। लेकिन बाबर को ये पता था कि जीतना तो बहुत मुश्किल है और अगर उसे जीतना है तो उसे बहुत ही तगड़ी तरीके से लड़ना होगा
और अब बाबर ने स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी। बाबर कुछ दिन पहले युद्ध मैदान में पहुंच गया तो उसने देखा कि बगल में यमुना नदी थी और उसने लगभग 7 किलोमीटर लंबा ट्रेंच बनवाया। वहां बड़े बड़े गड्ढे खोदे और उसमें नुकीली चीजें भर दी और उसे पत्ते और झाड़ियों से ढक दिया। और उसने बहुत सारी बैलगाड़ियों को खरीद लिया और उसे लेदर की बेल्ट से ट्रेन के डिब्बों की तरह बांध दिया जो कि उसके कवर के लिए काम करता, और बीच में आर्चर खड़े कर दिए। इन सब के अलावा उसके पास एक बहुत ही पावरफुल तुगलमा आर्मी मैनेजमेंट उसने कर रखी थी। 21 अप्रैल 1526 ये तारीख इतिहास के पन्नों पर दर्ज हुई जिसमें भारत देश के इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत होने वाली थी। पानीपत के युद्ध मैदान में अब एक तरफ इब्राहिम लोदी की 1 लाख की सेना थी जिसमें हजारों हाथी थे, जिसने बहुत से युद्धों में अपने दुश्मनों को कुचल कर मार दिया, और दूसरी तरफ मुट्ठी भर 12,000 की मुगल की सेना थी जो कि डिफेंस मोड में थी। ये बैटल 5 से 6 घंटे हुई थी क्योंकि बाबर को ये पता था कि इतने समय में बैटल खत्म हो जानी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगा तो वो टिक ही नहीं पाएगा। अब इब्राहिम लोदी की सेना बिना किसी प्लानिंग, बिना किसी स्ट्रेटेजी के भेड़ चाल की तरह मुगलों की तरफ चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगी और बाबर की सेना पर अटैक करने लगी। इब्राहिम लोदी ने सोचा कि आगे वॉर एलिफेंट हैं, वो लाइंस को तोड़कर अंदर घुस जाएगी, बाकी इतनी बड़ी सेना तो है ही। लेकिन जब उसकी सेना आगे बढ़ने लगी तो जमीन में खुदे हुए ट्रेंचेस में लोदी की सेना, हाथी, घोड़े सब उसमें गिरने लगे। इब्राहिम लोदी ने जब ये सब देखा तो वो सोच में पड़ गया। अब ना उसे समझ में आ रहा था और ना उसकी आर्मी को कि आगे कैसे जाया जाए, और एक भयंकर कंफ्यूजन वहां क्रिएट हो गया। और अब बाबर ने अटैक करना शुरू कर दिया और तोपे दागना चालू कर दिया। जब इब्राहिम लोदी की सेना ने ये देखा तो हक्के बक्के रह गए। वो सोचने लगे ये क्या है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। हालांकि बाबर की तोपों ने डायरेक्ट कोई बड़ा डैमेज इब्राहिम लोदी की सेना को नहीं दिया, लेकिन उसकी आवाज से उसकी सेना के हाथियों में भयंकर भगदड़ मच गई और हाथी बहुत घबरा गए और उल्टी तरफ भागने लगे, और मैक्सिमम आर्मी को तो उन हाथियों ने ही कुचल दिया। तो इब्राहिम लोदी की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो अब सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। और अब बाबर ने इब्राहिम लोदी की आगे की सेना को लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ से पूरी तरह से घेर लिया और खत्म कर दिया। इब्राहिम लोदी अब समझ चुका था कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि बाबर ने उसकी बहुत बड़ी आर्मी को खत्म कर दिया। उसके बाद बाबर की आर्मी ने इब्राहिम लोदी को मारकर उसके सिर को काटकर बाबर को पेश किया गया। बाबर कितना निर्दयी और खतरनाक था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि युद्ध जीतने के बाद उसने पूरी लोदी की सेना का सिर कटवा दिया और उसका पहाड़ बनवा दिया, जो कि इस बात का प्रतीक था कि अब हम आ गए हैं और हमें हराने का किसी में भी दम नहीं है। इसके बाद बाबर के धोखे का सिलसिला शुरू हो गया। उसने इब्राहिम लोदी के चाचा अलाउद्दीन को दिल्ली सुल्तनत को सौंपने के लिए कहा था, लेकिन वह खुद वहां दिल्ली पर मुगलिया सल्तनत का झंडा फहराने लगा और भारत पर तेजी से अपना वर्चस्व जमाने लगा। और बहुत ही जल्द उसका सामना राणा सांगा से भी हुआ, जो कि खानवा युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, और उसने राजस्थान पर भी कब्जा कर लिया। और खानवा संग्राम की पूरी कहानी की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने इन वीडियोस को बहुत ही सिंपल बनाने की कोशिश की है ताकि पानीपत के युद्धों को आप आसानी से समझ पाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिस्टोरिकल स्टोरी पे ऐसी अवेयरनेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री बेस्ड वीडियोस आती रहती हैं। बाकी नोटिफिकेशन बेल से क्या होता है ये तो आपको पता ही है।